नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यह खबर सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आपको अगर आश्चर्य हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। खबर यह है कि बिल्किस बानो केस में जिन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको एक हफ्ते के अंदर फिर से जेल में डाला जाए, वो लोग अपने घरों से गायब हैं। उनका किसी को कुछ पता नहीं है कि कहां हैं वो। और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, अखबारों में तो यह खबर आई है तभी मुझे पता चली, वरना हमारे गोदी मीडिया से भी यह खबर गायब है। गोदी मीडिया पे राम मंदिर की बात चल रही है सिर्फ, बाकी लगभग सारी खबरें गायब हैं। तो खबर यह है कि कुछ संवाददाता पहुंचे उन गांवों में जिन गांवों में ये अपराधी थे। रणधिकपुर, सिंगवाड़, ये दो गांव हैं जिसमें 11 में से 9 अपराधी रहते हैं। तो पहुंचे उनके घर पे, और उनके घर पे जब पहुंचना शुरू किया तो पता चला किसी के घर पे ताला लगा है और कोई अपने घर पे नहीं है। गुजरात सरकार ने सबके घर पर एक एक कांस्टेबल बिठा दिया था कि कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। और कांस्टेबल कब बिठाए गए पता नहीं, और ये गायब कब हुए इसके भी बहुत सारे किस्से चल रहे हैं। इनमें से एक है गोविंद नाई। गोविंद नाई का जो पिता है चतुर भाई रावल, उसका यह कहना है कि ये तो काफी दिनों पहले चले गए थे यहां से, और वो ये भी कह रहा है कि 20 साल की सजा हो गई, अब कितनी सजा आप देंगे। लेकिन वो ये कह रहा है काफी पहले यहां से चले गए, कहां गए ये किसी को पता नहीं है। ऐसे ही प्रदीप मोड़िया के घर पे ताला लगा हुआ है बताया जा रहा है। जो अखबार की रिपोर्ट्स आप देख पा रहे होंगे उनके हिसाब से प्रदीप मोड़िया के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, वो भी कहां है किसी को नहीं पता है। जसवंत नाई है, उसके भाई हैं आखाम भाई। आखाम भाई कह रहे हैं कि अब जो होना था वो हो गया, उसका इतना लंबी सजा भुगत चुका है, आगे भी सजा होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बहुत धार्मिक आस्था वाले परिवार हैं और हम तो ये चाहते थे कि राम मंदिर जो बना है और राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें हमें जाने को मिलता और ये जो अपराध है उसके बदले में वो वहां पर सेवा कर लेता। सेवा तो करनी थी जेल के अंदर हुजूर। गुजरात सरकार ने गलत तरीके से आपको छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है कि आपको फिर से जेल में जाना है, और ये जो गायब हुए हैं घर से वो इस फैसले के चलते हुए हैं। ऐसे ही गोविंद नाम का एक अपराधी है, वो भी घर से गायब है। जितने अपराधी हैं 11 में, वो सारे के सारे घरों से गायब हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। गुजरात में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो पता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके पुलिस को करना था, लेकिन अभी तो यही हो रहा है कि यह खबर कहीं नहीं आ रही है। अब गांव के दुकानदारों से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये लोग कहां गए हैं, तो दुकानदारों ने कहा कि ज्यादातर तो चुप रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये अब आपको मिलेंगे नहीं। जहां घर वालों में कोई कह रहा है कि महीने भर पहले चले गए, कोई कह रहा है कई महीनों से गायब है। राधेश्याम शाह के यहां कहा जा रहा है कि 15 महीनों से वो गायब है, 15 महीनों से घर नहीं आए हैं। वहीं गांव के दुकानदार कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले तक सब यहीं पर थे। यानी 1 हफ्ते पहले जो इस केस के वकील होंगे उनकी समझ में तो आ ही गया होगा कि फैसला हमारे खिलाफ आ सकता है। तो यह बहुत संभव है कि उनको यह बता दिया गया हो कि भाई फैसला तुम्हारे खिलाफ आ सकता है और तुमको फिर से जेल में जाना पड़ सकता है। और जब यह खबर मिली हो तो वो अपने घरों से रफू चक्कर हो गए हो। अब जिम्मेदारी तो गुजरात सरकार की थी जब फैसला आने वाला था, और अगर वकीलों को पता है तो गुजरात सरकार को भी पता होगा कि फैसला अपराधियों के खिलाफ भी आ सकता है, उनको फिर से जेल में जाना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी तो यह था कि उनके घरों के आसपास निगरानी रखी जाती कि ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, ताकि जब फैसला आए तो अगर उनको फ्री कर देती है सरकार तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देती है तो उनको फिर से जेल में डाला जा सके। लेकिन गुजरात सरकार यह सब क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं चंद्र सिंह राहुल जी, वही जिन्होंने बाकायदा इन सब का स्वागत किया था, माले पहनाए थे, उन्होंने तो यह कहा कि इन लोगों को सारी लीगल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हम सोच रहे हैं कि इनको लीगली कैसे छुड़ाया जा सके। यानी पूरा खेल आप समझ रहे हैं, अपराधी गायब है और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं कि इनको कानूनी रास्ता दिखाया जाएगा। यानी जो चाल समझ में आ रही है वो ये कि इनको फरार दिखाया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए,
और इस बीच में कुछ कानूनी दांवपेच महाराष्ट्र में जाकर, यहां जाकर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में तो जाना मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर, हालांकि मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस फैसले को पलटा जा सकता है, लेकिन उनके पास सरकार है, उनके पास वकीलों की फौज है, वो क्या कर रहे होंगे ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। ऐसा तो सिर्फ उमर खालिद के केस में होता है कि आज हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद आज जमानत हो जाए और फिर केस 24 जनवरी तक के लिए टल गया। लेकिन यहां तो सरकार, जिस सरकार ने खुद रिहा किया था, वो सरकार चाहेगी ही कि ये किसी तरह से दोबारा जेल में ना जाए। आप जानते हैं कि महिलाओं ने गजब की लड़ाई लड़ी थी बिल्किस बानो के लिए। रूपरेखा वर्मा, लखनऊ की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, शोभा गुप्ता जी, सुभाषिनी अली जी, महुआ मोइत्रा जी, इन सारी महिलाओं ने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया था। कोर्ट के अंदर इंदिरा जयसिंह ने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया था और इस लंबी लड़ाई में जीतने के बाद बिल्किस बानो ने कल कहा था कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि न्याय जैसी कोई चीज होती है, मैं सांस ले पा रही हूं। इनमें प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की प्रोफेसर रही हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। मैं बताऊं कि 80 के आसपास उनकी उम्र है, 80 से ऊपर उनकी उम्र है और इस उम्र में भी अमन के लिए वो सड़कों पर उतरती हैं, शांति के लिए सड़कों पर उतरती हैं और पर्चे बांटती हैं। जब ये केस आया, जब बिल्किस बानो को कोर्ट में जाना था, तो उसके सपोर्ट में जाने से लोग डर रहे थे। डर क्यों रहे थे? क्यों नहीं डरेंगे? गुजरात सरकार जिसके साथ हो, भारत सरकार उसी पार्टी की है जिस पार्टी का गुजरात सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से ही आते हैं, तो उनसे कौन नहीं डरेगा। लेकिन 85 साल की इस बुजुर्ग महिला ने डर को दरकिनार करते हुए बिल्किस बानो का साथ देना चुना और वो पिटिशनर बनी। जो दूसरी महिला हैं वो है सुभाषिनी अली। सुभाषिनी अली कानपुर से लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन इससे बड़ा परिचय है कि वो प्रेम कुमार सहगल और लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। लक्ष्मी सहगल यानी पहले लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसमें लक्ष्मीबाई के नाम पर जो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनी थी, महिलाओं की ब्रिगेड बनी थी, उसको हेड करती थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। वो मां है सुभाषिनी अली की और पिता हैं प्रेम कुमार सहगल। वो भी आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे और आपको पता है कि जब आजाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तार होके लाए गए और लाल किले पे मुकदमा चला तो नारा लगता था सहगल ढिल्लन शाह नवाज। लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन शाह नवाज। ये वही कैप्टन प्रेम कुमार सहगल हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने केस चलाया था सुभाष बाबू का साथ देने के लिए और जिनको जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे लोगों ने बाकायदा वकालत करके वहां से छुड़ाया था। तो आजाद हिंद फौज के 2 सैनिकों की बेटी हैं सुभाषिनी अली, जो खुद भी जिंदगी भर गरीबों और मजलूमों के साथ लड़ती रही हैं। उन्होंने हिम्मत की और वो आगे आई। महुआ मोइत्रा के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग जानते हैं उस लेडी को कितना भी बदनाम किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वो हमेशा न्याय के हक में खड़ी हुई है और वो लगातार खड़ी हुई बिल्किस के साथ। और ये केस कोर्ट में जिन्होंने लड़ा, इंदिरा जयसिंह जानी मानी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की और बेहद विद्वान वकील हैं, बिना एक पैसा लिए उन्होंने ये केस बिल्किस बानो का सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। और इन सारी मजबूत महिलाओं और इसके पीछे भी ढेरों महिलाएं थीं जो लगातार ये मांग कर रही थीं कि न्याय मिलना चाहिए बिल्किस बानो को, जो उसके अपराधी हैं उनको फिर से जेल में जाना चाहिए। इस सारी मांग के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस चला और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो हम सबको खुशी हुई थी। दाहोद के एसपी से जब बात की गई, टेलीग्राफ में यह न्यूज है कि दाहोद के एसपी से भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको अभी तक ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि 11 दिनों के अंदर इन सारे अपराधियों को फिर से जेल में भेजना है। जब उनसे यह पूछा गया कि कहा जा रहा है कि वो सारे लोग गायब हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उनमें से कुछ जो हैं वो संपर्क में है। ऐसा नहीं है कि संपर्क के बाहर चले गए हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहां गए हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि केस का फैसला आने के बाद सारे के सारे रिश्तेदारों के यहां चले गए।
हालांकि उन्होंने भी कुछ कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सारे के सारे संपर्क में हैं, उन्होंने कुछ के बारे में कहा है कि उनसे संपर्क किया जा सकता है, वो संपर्क से बाहर नहीं गए हैं और वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं। उम्मीद है कि जब उनके पास कोर्ट का फैसला पहुंचेगा और गुजरात सरकार भी समय से उनसे कहेगी कि इनको फिर से जेल में डालो, तो जो उनके संपर्क में हैं उनसे संपर्क करके उनके रिश्तेदारों के घर जाकर उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। किसी देश में हमेशा कोई परफेक्ट सरकार नहीं होती है और कोई सरकार परफेक्ट होती भी नहीं है। न्यायपालिका और सरकार के बीच में भिड़ंत, ये सारी चीजें हमेशा से होती रही हैं। चार खंबे हैं तो उनके बीच में बहस मुबाही से ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन 70 सालों में ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपराधियों को रिहा किया है। और अपराध भी कैसा? हत्या का अपराध है। आप समझ रहे हैं कि दूसरा अपराध कौन सा है? एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है, और आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध हो चुका है, बाकायदा आरोप सिद्ध हो चुका है। उनको जेल भेजा गया था आजीवन कारावास के लिए, और 70 सालों में पहली बार हुआ है कि इस तरह के अपराधियों को एक राज्य की सरकार अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, अपनी सीमा से बाहर जाकर रिहा करती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार के भी अपने अपराधी और गैर के अपराधी होते हैं? क्या सरकार भी अगर यह देखेगी कि उमर खालिद जैसे आदमी को तो रिहा ही मत करो, जेल में तड़पा तड़पा के परेशान कर दो, ऐसे तमाम लोगों को दिल्ली दंगों के बाद हम लोगों ने देखा है, पत्रकारों को जेल में जाते हुए देखा है, और देखा है कि केस कमजोर होने के बाद भी लोग बरसों बरस जेल में रहे हैं। और वहां दूसरी तरफ हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों को बाकायदा सरकार इंजेक्शन लाकर रिहा करती है, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो उसी सरकार का एक पूर्व मंत्री और विधायक कहता है कि हम लीगल पहलुओं पे सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमने देश को कहां पहुंचा दिया है? देश एक ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां अपराधी भी सरकार के होने लगे हैं, जहां सरकार अपने अपराधियों को जेल से बाहर करने की और अपने विरोधी अपराधियों को लगातार जेल में अंदर रखने की बात कर रही है। यह पूरे देश के न्यायिक ढांचे के लिए और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। इसलिए यह मुद्दा हमारे लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा बनकर आता है। बड़ी मुश्किल से एक ऐसा फैसला आया था जिससे हमें लग रहा था कि न्याय में हमारा भरोसा मजबूत होगा, लेकिन जिस तरह से इनकी फरारी की खबरें आ रही हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि आप उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे, उससे यह समझ में आ रहा है कि इस फैसले को डेंट करने के लिए, इस फैसले को प्रभावित करने के लिए, या फिर एक लाइन में कहें कि किसी तरह से इन अपराधियों को जेल में दोबारा ना भेजने के लिए, जी मैं अपराधी कह रहा हूं क्योंकि दूसरा वाला शब्द कहूंगा तो आपका जो YouTube है वो मेरा वीडियो रेस्ट्रिक्ट कर देगा और आप तक नहीं समझ पाएगा। तो जितनी बार मैं अपराधी कहूं आप समझ लीजिए कि मैं कौन सा शब्द कह रहा हूं। तो इन अपराधियों को गुजरात की सरकार, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी तरह से दोबारा जेल में जाया जाए। ऐसा साफ साफ लगता है वहां के विधायक, और वो कोई नए विधायक नहीं है, 5-6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, चंद्र सिंह राहुल जी के बयान से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनको जिस तरह की लीगल हेल्प चाहिए वो देखा जाएगा, हम दिलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इतनी ही अपडेट है फिलहाल। अभी तक की जो खबरें आई हैं उससे अपडेट यह है कि ये सारे के सारे अपराधी अपने घरों से गायब हैं। किसी के घर पे ताला लगा हुआ है, किसी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कहां गए हैं, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि 15 महीनों से गायब हैं, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि महीनों से गायब हैं। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हफ्ते भर पहले सारे अपने घर पे थे, हफ्ते भर पहले ताला लगा के गायब हुए हैं। गुजरात सरकार है वहां पर, मेरी तो उनसे मांग यही होगी, हर न्यायप्रिय नागरिक की मांग यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर उनको गिरफ्तार दोबारा करने का, तो उनको 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अभी चूंकि 1 हफ्ता होने में 4-5 दिन बचे हैं, इसलिए हमारी उम्मीद बची है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बीच में कोई ऐसी खबर आ जाए जो पूरे न्याय को धुंधला कर दे। तो यह खबर थी, इस खबर के साथ मैं आपके बीच था। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें ताकत देते रहिए ताकि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।